अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यमन ने इसराइल पर एक मरतबा फिर मिज़ाइल से हमला कर दिया है और यमन के इस हमले ने इसराइल और अमेरिका दोनों को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसराइल ने एक हफ़्ता पहले ही ऐलान किया था कि यमन के हौसियों की जंगी ताकत को मुकम्मल तौर पर इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। यमन के पास अब न तो कोई ड्रोन है, न कोई बैलिस्टिक मिज़ाइल है, और हौसियों के पास इतनी सलाहियत नहीं बची है कि वो अपने मिज़ाइल को इसराइल तक पहुँचा सके। लेकिन एक बार फिर यमन के हौसियों ने अपने मिज़ाइल को इसराइल तक पहुंचा दिया है। एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि इसराइल का दावा यह है कि गज़ा पट्टी के फ़लस्तीनियों को दुनिया के 5 दूसरे देशों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, और इस तरह इसराइल का जो असल एजेंडा है गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने और उसको इसराइल का हिस्सा बनाने का, वो मनसूबा पूरा हो जाएगा। किन 5 देशों में गज़ा पट्टी की आवाम को भेजने की बातचीत चल रही है, उसकी तफसील आगे आपको बताएंगे। उसके अलावा इस खबर में इसका भी तज़किरा होगा कि सीज़ फायर के लिए जो बातचीत जारी है वो बातचीत कहां तक पहुंची है, ताज़ा शर्तें हमास की क्या है, इसराइल की क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी और हिंदी की वेबसाइट जो बंद पड़ी है उसको शुरू करने के लिए आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, उसको स्कैन कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए, और सिर्फ 99 रुपये का जो प्लान है वो चूज़ कर लीजिए। 99 रुपये देना महीने में कोई बड़ा अमाउंट आपके लिए नहीं है। इस तरह एक मीडिया हाउस को आपका सपोर्ट मिलेगा। और आइए आपको बताते हैं, सबसे पहली खबर यह है कि यमन के हौसी लगातार फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, गज़ा पट्टी का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। जब अरब ममालिक, दुनिया के मुस्लिम ममालिक एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं, हमास को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये जो 2 साल तक लंबी जंग हो गई है, गज़ा पट्टी जो तबाह बर्बाद हो गया है, इसराइल गज़ा से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार हमास है कि हमास की पूरी तैयारी नहीं थी, हमास की पूरी मनसूबाबंदी नहीं थी। हमास ने जंग का आगाज़ किया और इसराइल ने जो पलटवार किया तो पूरे गज़ा को उसने तबाह कर दिया। लेकिन इस नैरेटिव के बावजूद, इस बयानिया के बावजूद यमन के हौसी लगातार गज़ा का साथ दे रहे हैं, और एक बार फिर यमन के हौसियों ने इसराइल पर मिज़ाइल हमला कर दिया है। उधर इसराइल की IDF का दावा यह है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए यमन से आने वाले इस मिज़ाइल को आसमान में ही रोक दिया और इजराइल में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर हौसियों ने बयान जारी करके कहा कि इजराइल के इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था। इससे पहले भी हौसियों के कई मिज़ाइलों ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया, निशाना बनाया, और कई मरतबा एयरपोर्ट के रनवे पर जाकर मिज़ाइल गिरा है, एयरपोर्ट के बाहर जाकर मिज़ाइल गिरा है, बड़े बड़े खद्दे हो गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की हलाकत हुई है। एक मरतबा तो मिज़ाइल हमले में 8 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत हो गई थी। खुद IDF ने भी इस खबर का एतराफ़ किया था। अब एक बार फिर यमन के हौसियों ने हमला किया है। एक हफ़्ता पहले ही इसराइल ने हौसियों के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमला किया था, सना के पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। हौसियों का जो अहम इलाका माना जाता है उन तमाम जगहों को निशाना बनाया इसराइल ने, और दावा किया कि अब यमन के पास मिज़ाइल का कोई ज़ख़ीरा नहीं बचा है, यमन के पास कोई ड्रोन नहीं बचा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज ये खबर शायद की है कि ट्यूसडे को यमन के हौसियों ने ड्रोन से हमला किया था इसराइल पर, और आज फिर एक मिज़ाइल से हमला किया है। बैलिस्टिक मिज़ाइल से भी कई मरतबा हौसियों ने निशाना बनाया है। पिछले 1 साल में यमन के हौसियों ने 70 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल से इसराइल पर हमला किया है, 22 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और ऐसा नहीं है कि यमन से होने वाले तमाम हमलों को इसराइल ने फ़िज़ा में ही रोक दिया है, बल्कि हौसियों का कई हमला टारगेट पर जाकर लगा है, इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और इसलिए इसराइल बुखलाया हुआ है। और अहम बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में अब तक यमन हमास और गज़ा पट्टी के साथ खड़ा है। और आइए अब आपको बताते हैं जो दूसरी सबसे अहम खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने, इसराइल की काबीना ने कई दिन पहले फैसला सुना दिया कि गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अब गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल इसराइल किस तरह हासिल करेगा, खुद इसराइल में इस बात पर शदीद इख्तलाफ है। इसराइल की आर्मी का कहना है, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अगर गज़ा का कंट्रोल इसराइल ने हासिल कर लिया तो गज़ा पट्टी की जो पूरी तादाद है
है, पूरी पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन से ज़्यादा, तकरीबन 22 से 25 लाख की पॉपुलेशन है, और उस पूरे पॉपुलेशन का जो खर्च है वो इसराइल को उठाना पड़ेगा। उसके अलावा गज़ा पट्टी पूरा मलबे का ढेर बन चुका है, तो दोबारा गज़ा पट्टी को बसाना होगा। गज़ा पट्टी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर असरे नौ बनेगा, ऑफिस बनाई जाएगी, आर्मी कैंप बनाया जाएगा, और इसकी वजह से इसराइल की इकनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसराइल की जो मईशत है वो डूब सकती है। इसलिए इज़राइल की सरकार का, काबीना का ये जो फ़ैसला है गज़ा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल का, ये फ़ैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। बेहतर यही है कि हमास के साथ फ़ौरन डील की जाए, होस्टेज को अपने कब्ज़े में लिया जाए और हमास के कैदियों को रिहा किया जाए और इज़राइली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर इस तरह की शर्तों के साथ या इस तरह के मनसूबों के साथ इसराइली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाती है तो पिछले 2 साल से इसराइल ने जो हमला किया, जो एजेंडा बनाया, वो नाकाम हो जाएगा। इसराइल की पूरी दुनिया हार मानेगी कि इसराइल हार गया है, हमास की जीत हो गई है। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िद यह है कि हर हाल में गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल किया जाएगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया शोशा ये छोड़ा है कि गज़ा पट्टी की जो अवाम है उसको धीरे धीरे दूसरे अरब देशों में या मुस्लिम मुल्कों में मुंतकिल किया जाएगा, और जब गज़ा पट्टी की अवाम यहाँ से निकल जाएगी, फ़लस्तीनी इस इलाका को खाली कर देंगे, तो फिर खाली गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। इसराइल का जो एरिया है और वसी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसराइल के लिए कोई नया ख़तरा बाकी नहीं बचेगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने नया एजेंडा अपना बनाया है। सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, कतर ने, इजिप्ट ने, सूरिया ने और दूसरे अरब देशों ने इसराइल के इस तरह के मंसूबों को कई मरतबा रिजेक्ट कर दिया और कहा फ़लस्तीनी अवाम को गज़ा पट्टी से बाहर भेजने का मकसद यह है कि एक नया बहरान पैदा होगा, एक नया ह्यूमन क्राइसिस पैदा होगा, और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब इन अरब देशों से बाहर जाकर अफ्रीका के कुछ दूसरे इलाकों के मुल्कों से बातचीत कर रहा है इसराइल, और उन दो देशों को लालच दे रहा है, उन पर दबाव भी बना रहा है कि तुम गज़ा पट्टी के अवाम को अपने यहाँ शिफ्ट कर लो, उनको अपने यहाँ रहने की जगह दो, और इसके बदले में तुम्हें पैसा दिया जाएगा, तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो जाएगी। और ये जो ममालिक बेहद गरीब है, इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो मईशत है वो अच्छी नहीं है। अब ऐसे कौन से ममालिक हैं, उनके नाम आप सुनिए। एक है इंडोनेशिया, दूसरा है सोमालीलैंड, तीसरा युगांडा, जनूबी सूडान और लीबिया। इंडोनेशिया तो ठीक ठाक भी है, इतना ख़राब नहीं है, इंडोनेशिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा सोमालीलैंड, युगांडा, जनूबी सूडान और लीबिया, ये तमाम ममालिक इन दिनों खाना जंगी के शिकार है। अलग अलग ग्रुप्स की हुकूमत है यहाँ। अब यहाँ एक ग्रुप से बातचीत की जाती है जिसके इसराइल से, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनको इसराइल लालच दे रहा है कि हम तुम्हारी अस्करी मदद करेंगे, हम तुम्हारी माली मदद करेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे ताकि तुम अपने पूरे देश का कंट्रोल हासिल कर सको। शर्त यह है कि उसके बदले में तुम गज़ा पट्टी की आवाम को भी अपने यहाँ जगह दो, उनको रहने की परमिशन दो। लीबिया के हवाले से एक हफ्ता पहले खबर सामने आई थी कि गज़ा पट्टी की 12 लाख की आबादी को लीबिया में मुंतकिल किया जाएगा, और जैसे खबर सामने आती है लीबिया के अवाम ने एहतजाज किया, तब लीबिया की हुकूमत ने इस बात की तरदीद की और कहा ये झूठ है, अफवाह पर मबनी खबर है। इसी तरह जनूबी सूडान के हवाले से भी यह खबर वायरल हुई थी, और जनूबी सूडान ने भी इस खबर की तरदीद की। साउथ सूडान ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा है, सच्चाई से इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन अरब ममालिक को यहाँ पर जिस तरह अपना सख्ती से रोल निभाना चाहिए था, वो रोल सामने नहीं आ रहा है। अब एक और ख़बर जान लीजिए, और ख़बर यह है कि मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत का दौर जारी है कि क्या शर्तें हो सकती है सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए। क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान ज़रूर कर रहा है कि वो पूरे गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की प्रॉब्लम इस हवाले से भी बढ़ती जा रही है कि जो होस्टेज हैं उनकी फैमिली का प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, और होस्टेज तक अभी तक इजराइल के एजेंसीज़ को, CIA को कोई भी एक्सेस नहीं मिल सका है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है कि हमास ने इन्हें कहाँ तक छुपा रखा है, किस टनल में रखा हुआ है। और 17 अगस्त को पूरे इसराइल में बहुत बड़ा स्ट्राइक होने जा रहा है, और इसलिए स्ट्राइक चाहता है कि अवाम को कोई ना कोई ऐसी लालच दी जाए, कोई ऐसा बयानिया लाकर पेश किया जाए कि वो 17 अगस्त को एहतजाज न करे। इसराइल ने इससे पहले भी अपने देश की अवाम को, अपने मुखालफीन को खामोश करने के लिए झूठा वादा दिया है या झूठा लालच दिया है कि हमास के साथ हमारी डील हो चुकी है, जल्द होस्टेज और कैदी वापस आ जाएंगे।
گے۔ اور جب احتجاج کی تاریخ آگے گزر گئی تو بنجامن نتنیاہو نے دوبارہ معاہدے کو توڑ دیا، حماس کے ساتھ جنگ لڑنے کا یا غزہ پٹی پر اپنے حملے کو تیز کر دیا۔ اس مرتبہ بھی بنجامن نتنیاہو کی طرف سے کچھ ایسی ہی چالاکی دکھائی جا رہی ہے۔ سیز فائر میں جو اہم بات سامنے آئی ہے، جس کو العربیہ نے شائع کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حماس نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اسرائیلی سینا غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکل جاتی ہے تو حماس بھی اپنے فائٹرز کو، اپنے لڑاکوں کو، اپنے عسکری ونگ کو غزہ پٹی سے باہر نکال لے گا۔ یہ بہت پرانی مانگ تھی اسرائیل کی۔ اسرائیل نے بار بار کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس پر یہی دباؤ بنایا کہ سیز فائر اور جنگ بندی کا معاہدہ اسی شکل میں پوسیبل ہے جب غزہ پٹی سے اسرائیل پر آئندہ کسی بھی طرح کے حملے کا کوئی خطرہ نہ رہے اور حماس مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے یا حماس کے تمام لیڈرز کو غزہ پٹی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اب قطر میں موجود حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اسرائیل کی اس شرط کو ماننے کا اشارہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اس کے بدلے میں اسرائیلی آرمی کو بھی غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی کو نہیں رہنا چاہیے۔ ادھر مصر نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے یہ خبر دی ہے کہ مصر میں 5000 فلسطینیوں کو پولیس کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں پولیس کا کردار نبھانا ہے غزہ پٹی میں۔ تو ادھر ایجپٹ کی، سعودی عرب کی اور یونائٹڈ نیشن کی پوری کوشش یہ ہے کہ غزہ پٹی میں آئندہ حماس کا کنٹرول نہ رہے، حماس کی حکومت نہ رہے، یا تو الفتح گروپ کی حکومت رہے یا پھر دوسرے گروپ کی وہاں حکومت قائم ہو جائے۔ لیکن حماس نے بہت دنوں بعد اب یہ لچک دکھائی ہے کہ وہ اپنے عسکری ونگ کو وہاں سے باہر نکال لے گا، لیکن حماس کی حکومت غزہ پٹی پر نہ رہے گی۔ ایسا وعدہ کرنے سے حماس نے فی الحال انکار کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی موجودہ حکومت نے 3000 گھروں کو بنانے کا اعلان کیا ہے، اور 3000 گھروں کے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں جو اس وقت فلسطینیوں کا واحد ٹھکانہ بنا ہوا ہے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، ان کو باہر کر دیا جائے گا، اور 3000 گھر بنا کر باہر سے آئے یہودیوں کو وہاں بسا دیا جائے گا، یہودی سیٹلرز کو وہ گھر دے دیا جائے گا۔ اور اس عمل سے فلسطینی ریاست کے قیام کی جو بات چیت ان دونوں چل رہی ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ یورپ کے کئی بڑے بڑے دیشوں نے بھی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اب اسرائیل کے فورن منسٹر اور وہاں کے وزیر خزانہ نے اس طرح کا اعلان کر دیا ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اسرائیل کا حالانکہ بہت پرانا ایجنڈا ہے، بہت پرانا پروگرام ہے، لیکن عالمی طاقتوں کے دباؤ میں، انٹرنیشنل دباؤ میں اسرائیل نے ابھی تک اپنے اس منصوبہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ اب اسرائیل اس پر عمل کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے کچھ اہم خبر تھی جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے، ممبرشپ لے لیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔